इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन पे अवश्य फोन कीजिए या आपके निकट जो भी जीवा फर्टिलिटी सेंटर है उस पर जरूर आइए। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब एक कपल इनफर्टिलिटी का शिकार होते हुए पेशेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए आते, वाइफ के लिए बहुत सारे परीक्षा होते हैं, जैसे कि स्कैन किया, ब्लड टेस्ट किया, अल्ट्रासोनोग्राफी किया। इन सब के द्वारा प्रॉब्लम कहाँ है हम जांच सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। हस्बैंड के लिए सबसे पहला पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस में सैंपल लेने के लिए 3 दिन से जरूरी होता है। इस बीच अगर आप सैंपल दे सकते हो तब उसको असिस्ट किया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा एनालिसिस रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है ये समझाने की कोशिश करूंगी। पहले तो सीमेन एनालिसिस में फिजिकल अपीयरेंस देखा जाता है सीमेन एजैकुलेट का। अगर उसमें कुछ रेड या पिंक ऐसा कोई रेमिनेंट्स लग रहे हैं तो मतलब ये हो सकता है कि RBC यानी कि खून हो सकता है, कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये रिपोर्टिंग जरूर किया जाता है कि RBC प्रेजेंट। इसके बाद pH पता लगाया जाता है, क्या ये एसिडिक है, क्या ये बेसिक है, क्या ये अल्कलाइन है। सीमेन को अल्कलाइन रहना चाहिए, तो इसका pH जरूर पता लगाया जाता है। नेक्स्ट होता है लिक्विफैक्शन, विस्कोसिटी, ये सब देखते हैं, मगर इसके अलावा वॉल्यूम भी देखा जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1.5 से 2 ml नॉर्मल होता है और इसे एसेस करने के बाद इसे रिपोर्ट किया जाता है। इससे ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि फर्टिलिटी ज़्यादा रहेगा, बट इससे कम होने का मतलब ये है कि शायद वॉल्यूम कम होने की वजह से स्पर्म्स अंडे तक पहुंच नहीं पा रहे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर 0.1, 0.2, 0.5 ऐसा रहा तो चांस ऑफ सक्सेस या फर्टिलिटी नहीं होने का कारण ये भी हो सकता है। उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मिलियंस पर मिलीलीटर में रिपोर्ट किया जाता है, यानी कि स्पर्म्स कितनी मात्रा में है वो मिलियंस पर ml में रिपोर्टिंग किया जाता है। WHO के मुताबिक 20 मिलियन पर ml का रहना जरूरी होता है। इससे ज़्यादा रहने का मतलब ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं है, बट इससे कम रहने का मतलब ये है कि शायद इसकी वजह से आप पिता नहीं बन पा रहे हैं। नेक्स्ट होता है मोटिलिटी, हरकत में प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव, यानी कि जो बहुत फास्ट जा रहे हैं और जो एक ही जगह में हिल रहे हैं, उन दोनों को काउंट किया जाता है और देखा जाता है कि वो अगर 40% है तो नॉर्मल है, यानी कि 100 में 40 को ये दिखानी चाहिए। इसका मतलब नॉर्मल है, क्योंकि हरकत की वजह से ही स्पर्म अंडे तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी, यानी कि आकार। अगर 100 में 4 नॉर्मल रहे तो इसे नॉर्मल सैंपल कहा जाता है। अगर ये सब नॉर्मल है तो नॉर्मोजूस्पर्मिया करके रिपोर्टिंग किया जाता है। अगर काउंट, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी तीनों ठीक नहीं है तो उन्हें ओलिगो एस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया कहा जाता है। या अगर कहीं 1-2 ऐसा कुछ ठीक नहीं रहा, जैसा मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी, तो उसे एस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया कहा जाता है, यानी कि काउंट ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्टिंग के मुताबिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है और एटलीस्ट या मेडिकेशन के बारे में भी सोचा जा सकता है। या अगर कोई स्पर्म ना हो तो टीसा, टेस्टिकुलर एस्पिरेशन भी किया जा सकता है। तो सीमेन एनालिसिस एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है पुरुषों के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बाद ही ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह किया जाता है, मगर अगर इसमें अगर प्रॉब्लम मिल जाए तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ईजी हो जाता है। इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए आपको, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।